हिंदी व्याकरण हम लोग 10th के लिए है या 9th के लिए है या 6th के लिए है। यानी मानिए तो ये जो हिंदी व्याकरण आज हम लोग पढ़ा रहे हैं हिंदी व्याकरण में, मानिए तो सभी बच्चे के लिए। किसके? सभी बच्चे के लिए। जो नहीं जानता है वो उसके लिए भी है और जो जानता है उसके लिए भी। ठीक है, तो आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग के पास याद है फिर भी पढ़िए और नहीं याद है उसे भी बच्चे पढ़ेंगे। अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग अगर पढ़िएगा तो आप लोग के जो माइंड जो होगा, मतलब जो आप लोग के जो याद किए होंगे आप लोग के ताज़ा हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े बच्चे हैं वो आराम से आप लोग क्या कीजिए, सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है बाबू, तो आगे चलते हैं हम लोग हिंदी व्याकरण में। कहाँ चलते हैं? हिंदी व्याकरण में। तो हम लोग जो चैप्टर उठाए हिंदी व्याकरण का, वो चैप्टर जो है वर्ण विचार। क्या है बाबू? वर्ण विचार है। क्या है? वर्ण विचार। माने चैप्टर जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है? वर्ण विचार। हल्का धीरे धीरे आप लोग बोलते रहिएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो इस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है बाबू? वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार। तो वर्ण विचार क्या है? तो वर्ण विचार हम लोग क्या क्या कहें, किसे कहेंगे, ये वर्ण विचार क्या है या किसे कहते हैं, तो जो भी आप लोग के दिया रहता है वर्ण विचार। तो चलिए वर्ण विचार क्या है? तो वर्ण विचार उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंडित या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण वह है जिसे खंडित या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं बाबू? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे हम कुछ हम लिखा भी दिए, ठीक है ना। वर्ण क्या है? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा, जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता। क्या किया जाता है बाबू? नहीं किया जा सकता है, उससे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो बोले सर वर्ण यानी वर्ण उस मूल ध्वनि, खंड, चलो भाई खंड मतलब होता है बिखर देना, टुकड़ा मतलब तोड़ फोड़ कर देना, इसी मतलब समझ लीजिए क्या है। तो जैसे आ, क्या होता है बाबू? आ। तो आ को हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आ को नहीं, ई आधा का खा जो भी हलंत लगाना है कर सकते नहीं, ये सब हम लोग टुकड़ा कर सकते हैं, टुकड़ा नहीं कर सकते। टुकड़ा हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग लिखना है खा, क्या लिखना है? खा। जैसे खा से खाना लिख सकते हैं ना। तो जब हम लोग खा लिख रहे हैं तो खा को लिखने के लिए हम लोग टुकड़ा करते हैं, तो टुकड़ा करें क्या? तो आधा खा, क्या लिखेंगे? आधा क्या, खा में हलंत लगेंगे, प्लस क्या लगाएंगे? आ, क्या लगाएंगे? आ, क्या लगाएंगे? आ। तो इसमें दो वर्ण लग जा रहा है। कितना वर्ण लग रहा है? दो वर्ण में लग रहा है। जबकि ऐसा सिचुएशन का कोई जब अति वर्ण आवे तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण विचार कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण विचार। तो वर्ण जो वर्ण क्या होता है? वर्ण जिसको टुकड़ा नहीं किया जा सकता। क्या किया जा सकता है? टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण। तो समझ में आ गया? खा, खा जैसे खा आधा खा प्लस क्या हो गया? पूरा खा। तब ना जैसे दो वर्ण लग रहा है, कितना लग रहा है? दो वर्ण लग रहा है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में आ को हम लोग नहीं तोड़ सकते, तोड़ सकते हैं को नहीं तोड़ पाएंगे। क्या तोड़ पाएंगे बाबू? नहीं तोड़ पाएंगे। खा को हम लोग तोड़ दें, जैसे खा नहीं या खाना, क्या बोलते हैं? खाना। तो गौर से उच्चारण कीजिए, उच्चारण कीजिए, खा आ रहा है ना, खा आ रहा है, खाना। तो इसमें दो वर्ण में हम तोड़ सकते हैं। तो जब दो वर्ण को तोड़ सकते हैं तो नहीं, जिसको हम लोग ऐसा तोड़ दें जो वहां से टूटवे नहीं करेंगे, उसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉरी वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। तो वर्ण होता है, तो वर्णमाला क्या है? क्या वर्णमाला? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। तो हम लोग अल्फाबेट यानी कि एबीसीडी में अल्फाबेट कितना होता है बाबू? अल्फाबेट कितना होता है? 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। अल्फाबेट कितना होता है? 26 होता है। जबकि हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला हम लोग कहेंगे क्या बाबू? कि वर्णमाला तो वर्णों या ध्वनियों, क्या होता है? वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध, क्या क्रमबद्ध समूह, यही मेन पॉइंट आप लोग के ध्यान देना, समूह को हम लोग क्या कहेंगे? वर्णमाला। क्या कहेंगे? देख चिल्लाइए मत, हम लोग समझते और याद करते चलेंगे। जहां डिस्टर्ब होता है तुरंत पूछिए कि सर यहाँ मेरा लोचा, हम तुरंत मोचा को दूर कर देंगे, तुरंत एकदम। जो भी नहीं समझ में तुरंत पूछिए। तो देखिए क्या होता है कि वर्णों या क्या होता है, वर्णों की ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह में क्या किया जाता है? समूहों को वर्णमाला क्या कहता है? क्या कहते हैं बाबू? वर्णमाला कहता है। आते हैं हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होता है। कितने वर्ण होता है? 52 वर्ण होता है। कितने वर्ण होता है बाबू? 52 वर्ण होता है। आप लोग से पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला कितने होते हैं? तो 52 होते हैं। कितना होता है? 52 होता है। जबकि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं बाबू? 26। कितना होता है? 26। और हम लोग आप लोग के बताते हैं कि जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम लोग यही भारी लगता है, नहीं लगता है ना? अभी क्या लगता है?
हल्का लगता है। क्यों लगता है? अगर आप लोग के दे दिया जाए 2 टोकरी आम दे दिया जाए, कितना टोकरी दे दिया जाए? 2 टोकरी आम, तो एक टोकरी में 26 को आम रखा जाए और एक टोकरी में क्या आम रखा जाए? 52 को। बताइए आप लोग इसमें से भारी कौन होगा? फर्स्ट होगा कि सेकेंड होगा? सेकेंड। तो भाई हम लोग के भारी क्यों हो रहा है? तो हम लोग मन में बैठा लिए डर। चलिए उतना हम लोग नहीं चलेंगे, आगे चलते हैं। अब हिंदी वर्णमाला कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो आ ई उ री ए ओ जो इतने जो है वर्णमाला है बाबू, उसका संख्या कितना है? 11। और इसको हम लोग बोलेंगे स्वर। क्या बोलेंगे? स्वर। क्या बोलेंगे? स्वर। एक होता अन, एक होता आ। तो अन जो हो जाता है अनुस्वर हो जाता है, और जो आ जो होता है विसर्ग कहला जाता है। क्या कहलाता है? विसर्ग कहलाता है। आप लोग से पूछा जाएगा कि स्वर की संख्या कितना है? तो 11 है। कितना है बाबू? 11। कितना है? 11। स्वर की संख्या कितना है? 11। आप लोग से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि स्वर की संख्या कितना है? 11। कौन कौन होगा बाबू? आ ई उ ए ओ सॉरी री ए ओ और अन आ के क्या कर देना? छोड़ देना। क्या कर देना? छोड़ देना। ये हो गया अनुस्वर हो जाएगा। और आ जो है क्या कर देगा? विसर्ग कहलाता है, जिसकी संख्या कितना? 2। तो 2 जो है अयोग वाह कहलाता है। क्या कहलाता है? अयोग वाह। अब क्या कहलाता है कि का से लेकर, समझ रहे हैं ना, का खा गा अंगा यानी का से लेके अंगा तक, चा से लेके इया तक, टा से लेके टवर्गिना तक, ता से लेके ना तक और पा से लेके मा तक। इस सब की जो कुल संख्या होता है कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है? 25। क्योंकि का खा गा 5 गो हो गया। कितना हो गया बाबू? का खा गा 5 गो, और 5 गो चाचा जजा में, 5 गो टाठा डरा में, 5 गो ताथा डरा में, और 5 गो कितना हो गया? पापा में। तो टोटल कितना हो गया? 50 25 में। कितना हो गया? 25 गो। 25 है ना बाबू? 25। तो जो 25 गो जो हो गया, तो इसको आसपास व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आसपास व्यंजन। क्या बोलते हैं? आसपास व्यंजन। आप लोग से पूछा जाएगा कि आसपास व्यंजनों की संख्या कितनी है? होती है 25 होती है। कितना होता है बाबू? 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। आसपास व्यंजनों की संख्या कितना होता है? 25 होता है। क्या होता है बाबू? 25। कखा गगा कौन सी व्यंजन है? आसपास व्यंजन है। कौन सी व्यंजन है बाबू? आसपास व्यंजन है। पापा बाबा कौन सी व्यंजन है? आसपास व्यंजन है। चा कौन सी व्यंजन है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? रिप्लाई कीजिए, पूछिए, बार बार पूछिए, एक बार नहीं बल्कि 100 बार पूछिए। ठीक है, तो आगे चलिए। या रा ला वा जो है इसकी संख्या 4 जो होती है उसको अंतयस्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतयस्त व्यंजन। अंतयस्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतयस्त व्यंजन कहते हैं। जो आप लोग से पूछा जाए कि अंतयस्त व्यंजन की संख्या कुल कितनी होती है? तो 4 होती है। कितना होती है बाबू? 4 होती है। कितना होती है? 4 होता है। एक तलावी सा, मूर्धनी सा, दंती सा और हक होता है, जो संख्या कितना होता है? 4 होता है, जिसको इसको बोलते हैं लोग कितना? उष्म व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन। आप लोग से पूछा जाएगा कि तलावी सा या मूर्धनी सा या दंती सा या हा कौन सी व्यंजन है? उष्म व्यंजन है। आप लोग से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी इनमें से कौन सी उष्म व्यंजन है? आप लोग से दिए इसमें 4 गो जनतन से दिया जाएगा और एक क्रम से एक आध गो डाल दिया जाएगा। तो आप लोग याद रख लीजिए, तलावी सा, मूर्धनी सा, दंती सा और हा रहेगा, तो उसको उष्म व्यंजन के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत रखा गया? उष्म व्यंजन के अंतर्गत। छात्र ज्ञान और श्रा, छात्र ज्ञान और क्या था? श्रा, इसको संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत गया है? संयुक्त। आप लोग से पूछा जाएगा कि जो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 4 होती है। उष्म व्यंजन की संख्या कितना होती है? 4 होती है। अंतयस्त व्यंजन की संख्या कितना होता है? 4 होती है। अब एक दो व्यंजन होता है क्या? हिंदी के अपने व्यंजन जो होता है डा एवं ठा होता है। क्या होता है? डा या ठा। क्या होता है? डा या ठा। कितना होता है? ठा। इसकी संख्या कितना होता है? 2। आप लोग क्या कीजिए कि सर आप हमको बताएं कि हिंदी वर्णमाला में कुछ 52 वर्ण होते हैं, तो बताइए, तो जोड़ लीजिए 11 और 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 13। और जितना ही सब लिखे ना 24 25 4 हिसाब जोड़िएगा ना, तो कुल कितना जाएगा बाबू? 52। कितना जाएगा? 52। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, हम कुछ देरी के लिए कर सकते हैं, और नहीं तो जो छापे हैं अभी वेट, जो छाप नहीं छापे वो छाप सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो वर्ण जो होता है, वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, 2 भेद होते हैं। वर्ण कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। वर्ण कितने भेद होते हैं बाबू? 2 भेद होते हैं। पहला वर्ण जो कहलाता है वो स्वर वर्ण कहलाता है। क्या वर्ण कहलाता है? स्वर वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर वर्ण कहलाता है। और जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वोवेल। क्या कहते हैं? वोवेल। वोवेल किसको किसको याद है? बताइएगा कि वोवेल कितने हैं? 5।
कौन बताएगा कौन वोवेल कितने से? अच्छा ठीक है, वोवेल याद है। व्यंजन हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण बोलते हैं, जबकि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो ये वर्ण के भेद था। क्या था? वर्ण के भेद। आप लोग अगर नहीं छापे तो छापिए पुनः। अब हम लोग स्वर्ण वर्ण लिख के डैश दीजिए, यानी वोवेल लिख के डैश दीजिए। हम लोग वोवेल पढ़ाने के लिए क्या करें? तैयार हो रहे हैं। तो जल्दी ठीक है, प्लीज छापिए। तो वर्ण विचार में देखे थे, तो वर्ण विचार में आते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वर वर्ण। क्या देखते हैं? स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण है क्या? तो स्वर वर्ण जो है, तो स्वर वर्ण का जो डिफिनेशन देख लेते हैं। स्वर वर्ण कि जिस वर्ण का उच्चारण, क्या करते हैं बाबू? उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है या होती है। और जो व्यंजन वर्ण की उच्चारण सहायता करता है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे बाबू कि जब हम किसी चीज वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, उस चीज वर्ण का उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो किसी दूसरे की सहायता ना हो। क्या चीज होता है? किसी दूसरे की सहायता दूसरे की सहायता ना हो। काटे पड़ती है ज्यादा हो गया कम में। चलिए काटना कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, चलिए छोड़ दीजिए। चलिए देखिए, दांतवा तो खलखला नहीं करता। दांतवा का बाप नहीं यार, बना रे आदमी। चलो देख लीजिए, अब हम लोग देखते हैं स्वर वर्ण। क्या देखते हैं? स्वर वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण क्या होता है? तो स्वर वर्ण जो होता है बाबू कि जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। और जो व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। किसी जो दूसरे वर्ण को हम लोग क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे? स्वर वर्ण। कितना कहते हैं? स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण वह है कि जो किसी वर्ण बिना किसी दूसरे की सहायता से और जो व्यंजन को उच्चारण करते समय क्या करता है? सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। उसे क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण को पिछले में बताया गया था कि जब स्वर्ण वर्ण था कि 11 को कुल संख्या होता है। स्वर वर्ण कितने संख्या होता है? 11 संख्या होता है। आ ई उ री ए आ और ओ आ। कितना? ओ आ होता है। कितना होता है? ओ आ होता है। जैसे हम एक मान लेते हैं, सपोज कि अगर हम चलते हैं, आप बोलना है तो आप हम किसी की सहायता नहीं ले रहे हैं, ना ले रहे हैं। जबकि हमको बोलना है की। क्या बोलना? की, यानी किताब बोलना है। क्या बोलना? किताब। तो जब की हम बात कर रहे हैं तो हमको सहायता लेना पड़ रहा है। की यानी ई की सहायता लेना पड़ रहा है। क्या चीज बोल लेना? ई लेना पड़ रहा है। ई की सहायता लेना पड़ रहा है। किस चीज के लेना पड़ रहा है? ई के। की। अब जैसे मान ली हम लिखेंगे गाना। क्या लिखेंगे? गाना। तो गाना लिख रहे हैं तो गा कितना हो गया? गा। अब गा यानी कि हमको आ की सहायता लेना पड़ रहा है। किस चीज के लेना पड़ रहा है? आ की सहायता। तो जब हम सहायता करना पड़ता है, क्या होता है? सहायता करता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण का। कोई दिक्कत? प्रॉब्लम? क्या लोचा? थोड़ा बहुत कोई दिक्कत? आइए आगे चलते हैं। स्वर वर्ण जो होता है मुख्यतः दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। स्वर वर्ण को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा है। पहला जो भाग जो है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? स्वर कहलाता है। और दूसरा जो होता है दीर्घ स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है। ह्रस्व स्वर क्या होता है? तो ह्रस्व स्वर होता है कि ह्रस्व स्वर जिसको उच्चारण करने में कम समय लगता हो। क्या लगता है? कम समय लगता हो, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे आ। क्या कहते हैं? आ ई उ री। इसमें कुल संख्या कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। हर स्वर की कुल संख्या कितना होती है? 4। कितना होता है बाबू? 4 होता है। जबकि दीर्घ स्वर कितना होता है? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर वह है कि जिसको उच्चारण करने में हर स्वर से, यानी कि हर स्वर जो है ना, हर स्वर से दुगना समय लगता हो। क्या लगता हो? दुगना समय लगता हो, उसे क्या कहते हैं? हर स्वर कहते हैं। सॉरी, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। नहीं, आ यानी आ समय ज्यादा लग रहा है। आ से ज्यादा लग रहा है ना। ई ज्यादा समय लग रहा है। उ ए ऐ ओ
ज्यादा समय लग रहा है। अब इसको कुल संख्या कितना होता है? 7। कितना होता है बाबू? 7। एक और रखा गया है साइड से, मतलब रहती बता सकते हैं कि एक प्लुत स्वर, क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। अदप्पा लुता प्लुत, क्या होता है? प्लुत। क्या बोलेंगे? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर क्या है? तो प्लुत स्वर वह है जो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर की जो कन है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर की जो दोनों समय से ज्यादा समय लेता है। क्या लेता है? ज्यादा समय लेता है। या कितना बाबू? या गाना गाने या रोने एवं दूसरे को बुलाने या पुकारने में जो उपयोग किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। नहीं बोलते अरे भाई कहाँ जा रहे हो, अरे भाई ई करना है, अरे जो नहीं बोलते हैं। फिर ओ हेलो ओ इधर ओ नहीं बोलते हैं। हाय राम, हाय दादा, हाय बाबा बोलते हैं ना। जब चोट लगता है तो हाय रे बोलते हैं ना, हाय रे न होता है, चोट लगता है तो जब इस सिचुएशन में हम लोग रोने के या हाय राम नहीं रोते लेडीज लोग, तो जब रोते हैं तो उस चीज में हम लोग क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहता हूँ? प्लुत स्वर। शायद आप लोग के समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है देख लेते हैं। तो जो देखिए स्वर जो होता है, स्वर दो भाग में और बांटा गया। कितना? दो भाग में और रखा गया है। तो जो दो भाग में जो रखा गया है वो है, पहला जो होता है सजातीय स्वर। क्या कहलाता है बाबू? सजातीय स्वर। तो ठीक है, सजातीय स्वर कहलाता है। तो पहला कहलाता है सजातीय स्वर और दूसरा कहलाता है क्या कहलाता है? विजातीय स्वर। ठीक है, तो सजातीय स्वर क्या है? तो सजातीय स्वर वह है जो आ ई उ जोड़े आपस में रहते हैं। क्या करते हैं? जोड़े आपस में रहते हैं, उसे सजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आ यानी कि इसको उच्चारण करते समय यानी ठीक से उच्चारण हो जाए। क्या हो जाए? ठीक से उच्चारण हो जाए। जैसे आ मैंने नहीं जाति के होता आ ई उ ए ओ यानी कि एक जातीय के रूप में हो। क्या चीज के रूप में हो? जातीय के रूप में हो, उसको हम लोग सजातीय स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सजातीय स्वर। और विजातीय स्वर किसको कहते हैं? विजातीय स्वर वह है कि ठीक से इसको उच्चारण नहीं हुए। जैसे आ आवे फिर क्या आ जाए? ई आ जाए, फिर क्या आ जाए? आ जाए, फिर क्या आ जाए? उ आ जाए, आ ई। तो इस जोड़े में जब नहीं रहता है तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू? विजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई कोई जाति में है नहीं। अब हम कह सकते हैं कि जैसे मान लेते कोई नाम ले लेते हैं रंजय और क्या लेते हैं? धनजय। क्या लेते हैं? धनजय। क्या लेते हैं बाबू? धनजय। यानी कि दोनों जय यानी कि जाति के रूप में होता है। अब एक नाम हम ले लेते हैं, क्या ये ले लेते हैं? संजय। क्या लेते हैं बाबू? संजय। और एक लेते हैं वीरेंद्र। क्या लेते हैं? वीरेंद्र। क्या दोनों है अलग में? नहीं। हाँ, संजय के जगह पर हो जाएगा रंजय हो जाएगा, संजय हो जाएगा, विजय हो जाएगा, अजय, ये सब चल सकता है। पर वीरेंद्र कोई सटीक आ रहा है नाम? नहीं आ रहा। तो जब ये दोनों सटीक नहीं अथी हो रहा है तो इस सिचुएशन हम लोग विजाति कहेंगे। और जो सिचुएशन अनुसार यानी कि रंजय, धनजय, संजय, विजय ये सब जो अगर नाम रहता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सजातीय कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? सजातीय स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? सजातीय स्वर कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आगे आइएगा व्यंजन वर्ग। क्या कहलाता है बाबू? व्यंजन वर्ग। तो व्यंजन वर्ग क्या कहलाता है? तो व्यंजन वर्ग वह है कि जो स्वर के लिए स्वर की सहायता करता है। क्या करता है? स्वर की सहायता लेने पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? स्वर की क्या लेना पड़ता है? सहायता लेना पड़ता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ग कहते हैं। यानी व्यंजन वर्ग वह है कि व्यंजन वर्ग को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। किसका सहायता लेना पड़ता है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ग कहते हैं। तो चलिए आप लोग इसका डिफिनेशन याद हो गया। व्यंजन वर्ग यानी कि कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक है ना, हम लोग पढ़ते हैं अल्फा वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो वोवेल क्या होता है? 5 होता है। और कॉन्सोनेंट कितना होता है इंग्लिश में? 21 होता है। कितना होता है बाबू? 21 होता है। तो उसी प्रकार हो गया कितना? वोवेल तो आप लोग के बता दिए गए। स्वर अब क्या होता है? व्यंजन। तो व्यंजन कितना होता है? कॉन्सोनेंट व्यंजन हिंदी में कॉन्सोनेंट चल रहे हैं। तो व्यंजन वर्ग जो होता है तो जिन वर्णों का जिन वर्ण का बोलने के लिए स्वर की सहायता हो। किस चीज की सहायता होता है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती हो। स्वर की सहायता लेनी पड़ती हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ग कहते हैं। व्यंजन वर्ग की कुल संख्या 33 होती है। कितना होता है बाबू? 33 होती है। व्यंजन वर्ग की कुल संख्या कितना होता है बाबू? 33 होती है। जैसे कि हम लोग का खा गा चा चा टा ठा टा ये सब होता है ना, ये सब कितना लिखे? 33 होती है। कितना होता है बाबू? 33 होती है। व्यंजन वर्ग की मुख्यतः 5 प्रकार होता है। कितना होता है? 5 प्रकार। कोई अब किताब में देखिएगा कि 3 ही देगा। कितना देगा? 3 ही देगा। कितना देगा? 3 देगा। और 2 साइड से दे देगा। कितना देगा? 2 साइड से दे देगा। तो पहला देगा स्पर्श व्यंजन, दूसरा देगा अन्यस्थ व्यंजन और तीसरा देगा उष्म व्यंजन। कोई किताब में हम देखे, ठीक है ना, और बताएगा। बाकी अगला मतलब होता है संयुक्त व्यंजन, एक होता है द्विगुण व्यंजन।
ठीक है ना। तो आइए इस सब को हम लोग क्या कैसे पढ़ते हैं, बारीकी तरीके से पढ़ते हैं। तो इसका डिफिनेशन तो आप लोग याद होगा कि जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर्ण की सहायता हो, क्या लेना पड़ता हो, स्वर्ण की सहायता लेनी पड़ती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ग। व्यंजन वर्ग की कुल संख्या कितना होता है, 33। व्यंजन वर्ग की जो इसकी जो कुल संख्या होता है कितना होती है, 33 होती है। और व्यंजन वर्ग मुख्यतः 5 प्रकार में होते हैं। कितने प्रकार में होते हैं, 5 प्रकार में होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन एवं द्विगु व्यंजन लिखेंगे। स्पर्श व्यंजन के पहले हम लोग देख लेते हैं डिफिनेशन, देख लेते हैं बाबू। क्या देख लेते हैं बाबू, डिफिनेशन देख लेते हैं। आइए मुन्ना मेरे देख लेते हैं डिफिनेशन। सबसे पहले क्या बोल रहा है, क्या स्पर्श व्यंजन क्या है, तो स्पर्श व्यंजन वह है, स्पर्श व्यंजन वह है जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुंह जाति जीभ मुंह के किसी भी भाग, मुंह जीभ के किसी भी भाग कंठ, तालु, मृदा, दंत और होठ का स्पर्श करती हो। क्या करती हो, होठ का स्पर्श करती हो, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कि जब हम जीभ या मुंह को किसी भी भाग में, होठ, दांत, कंठ, तालु, किसी भी भाग में जीभ अगर मुंह में स्पर्श करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, स्पर्श व्यंजन। एकदम ऐसे समझिए कि जो मुंह जो है ना और जीभ जो है किसी भी भाग में टच करे, बोलते समय किसी भाग में टच करे या स्पर्श करे, चाहे दांत में करे, होठ में करे, कंठ में करे, तालु में करे, मृदा में करे, किसी प्रकार में किसी जगह पर भी अगर टच करे तो स्पर्श करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि का वर्ग, क्या बोलते हैं, का वर्ग। तो का खा गा घा आंगा, यानी का है, यहाँ से देखिए का से निकले का खा गा घा यानी आंगा। तो जितना का वर्ग भी इसमें अति है, अति का वर्ग है, तो का वर्ग में जितना भी आते हैं वो कंठ से स्पर्श से बोले जाते हैं। कुछ से बोले जाते हो, कंठ, जानते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। आप लोग उच्चारण करें का, तो कहां से बोला जाए, खा गा गा, इस बोल रहे, कुछ से बोले कंठ से बोल रहे, कुछ से बोले जाते हैं कंठ से। तो लिखा है कंठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। कौन वर्ग की, का वर्ग की। आप लोग से पूछा जाएगा कि जो का वर्ग की जो है किस स्पर्श से बोले जाते हैं, तो कंठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। कौन चीज से बोले जाता है, कंठ से बोले जाता है। आप लोग से ऑप्शन में दे दिया जाए कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, होठ, तो हम लोग किस पे चलेंगे बाबू, कंठ पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे, कंठ पे चलेंगे। चा वर्ग के, किससे बाबू, चा वर्ग के। तो चा वर्ग जितना चाचा जाए यहाँ जितना वो तालु के स्पर्श से बोले जाते हैं। कौन से बोले जाते हैं, तालु से। कौची से, तालु से बोले जाते हैं। टा वर्ग जो है वो जितना है टठा डरा जितना भी आता है उसे कौन से, मृदा के स्पर्श से बोले जाते हैं। क्या, जिसे मृदा के। और ता वर्ग जो होता है वो दांत से बोले जाते हैं। कितना, ता मैंने तरबूजा, तो जीभ जो है दांत में टच होगा, क्या चीज में होगा, दांत में टच होगा, तो उसको दांत से बोले जाते हैं। कौची का स्पर्श से बोले जाते हैं, दांत के स्पर्श से। पा वर्ग जितना भी होता है, पापा मियाँ अति माँ, वो होठ से बोले जाते हैं। कुछ से बोले जाते हैं, होठ से बोले जाते हैं। जैसे पापा होठ टच हो रहा है ना, फूफा टच हो रहा है, मामा, मौसा, मौसी हो रहा है टच, तो सब होठ से टच हो रहा है। कैसे बाबू, होठ से टच हो रहा है। और इसकी जो कुल संख्या जो होता है कितना बाबू, 25। कितना, 25। इसकी चर्चा कुछ पहले वाला में भी बता दिया गया था, नहीं पहले में वाला ही बताया गया था, स्पर्श व्यंजन में बता दिया गया था, तो इसलिए ताकि यहाँ हम लोग कन्फर्म हो जाए। ठीक है, अब आइए आते हैं क्या, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, तो बताइए इसमें कुछ डॉट है, कुछ डॉट है तो बोलिए कि फिर से उसको स्पर्श पूरा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो आइए अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन क्या 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 कहलाता है, तो अंतःस्थ व्यंजन वह है कि जिसका उच्चारण करते समय व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे, कौची रहे, मुंह के भीतर ही रहे, अतः उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको उच्चारण करते समय मुंह के भीतर ही रह जाए, कौची रह जाए, मुंह के भीतर ही रह जाए, उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। यह व्यंजन की संख्या 4 होती है। कितनी होती है बाबू, 4 होती है। जैसे कि या, रा, ला, वा। कितना हो गया, या, रा, यानी कि हम जब बोल रहे हैं तो मुंह के भीतर ही रह जा रहा है, जबकि उसमें कोई कंफर्म कहाँ स्पर्श कर रहा है, क्या कर रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है। जैसे या बोल रहे हैं, रा, ला, वा, तलाबी है ना, सॉरी, या, रा, ला, वा तक खाली चलना, कहाँ तक चलना, वा तक चलना, या, रा, ला, वा। ठीक है, तो इसका जिसका उच्चारण जीभ, तालु और होठ के परस्पर सटाने से होता है। क्या होता है, सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण
कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता है। हाँ, आपको यू होता है क्या, जीभ, तालु, दांत, होठ से होता है, पर परस्पर कहीं टच नहीं होता। जैसे कि हम बोल रहे हैं पापा, तो पापा एकदम होठ पे टच रहा है, नहीं, पापा नहीं, पापा, मामा, माँ, यानी कि होठ पे टच हो रहा है। बाकी जबकि इसको हम उच्चारण करते समय एक सटीक नहीं अति स्पर्श कर रहा है, कहीं भी अन्य नहीं, तालु में कर रहा है, न जीभ में कर रहा है, न दांत में कर रहा है, न होठ में कर रहा है, कहीं भी एक परस्पर टच नहीं कर रहा है। तो जब परस्पर टच नहीं कर रहा है तो उस चारों को हम लोग अंतःयस्क व्यंजन के रूप में कहते हैं। पर वही जब अति पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता है तो इस चारों के अंतःयस्क व्यंजन को हम लोग अर्ध स्वर व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? अर्ध स्वर कहलाता है। समझ में आ गया कि अर्ध स्वर क्या कहलाता है? तो जो परस्पर पूर्ण रूप से नहीं टच होता उसे अर्ध स्वर कहलाता। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अभी तो देखे अंतःयस्क व्यंजन, अब देखते हैं क्या देखते हैं बाबू, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन क्या कहलाता है? तो ऊष्म व्यंजन को पहले डेफिनेशन जाना था। ऊष्म व्यंजन वह है, ऊष्म व्यंजन वह है जिसका उच्चारण क्या करने के लिए बाबू, जिसका उच्चारण, यानी उच्चारण का मतलब बोल चाल जो भी मतलब करते हैं उसी को उच्चारण करते समय रगाड़ या घर्षण, क्या करते हैं? घर्षण से, रगाड़ या घर्षण से उसमें रगाड़ या घर्षण से उत्पन्न उसमें वायु से होता है। कौन चीज होता है? वायु से होता है। उससे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं बाबू? ऊष्म व्यंजन। इसकी जो कुल संख्या जो होता है वो 4 होता है। कितना होता है बाबू? 4। आप लोग से पूछा जाएगा कि ऊष्म व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कितना होता है बाबू? 4। ठीक है, पहला तलाविसा, मूर्धनी सा, दंती सा, और क्या होता है? देखिएगा, आप बोलिएगा तलाविसा, सा बोलिएगा तो आपका जो मुंह जो है अंदर ही जीभ जो होता है रगड़ित या घर्षण कर रहता है, तब उसको वायु से यानी कि अति हवा से मतलब माने कि आपका निकलेगा। जिसे बोले तलाविसा, नहीं, कहाँ कहाँ टच किया से कोई पता नहीं होता। आपका जीभा जो होता है कहाँ कहाँ टच किया, आपका दांत में टच किया, तालू में टच किया, मुर्दा में टच किया, कहाँ कहाँ टच किया आपको कोई नहीं, यानी कि रगड़ित रहता है। नहीं, तलाविसा, मूर्धनी सा, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? ऊष्म व्यंजन कहेंगे। ठीक है, आगे ये संयुक्त व्यंजन। क्या बाबू? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या है तो देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन का डेफिनेशन। संयुक्त व्यंजन क्या है? तो संयुक्त व्यंजन वह है जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक, कितना? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को मेल से बनते हैं। क्या चीज के मेल से बनते हैं? व्यंजनों को मेल से बनते हैं, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन वह है कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को मेल से बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसकी जो कुल संख्या होती है बाबू 4 होता है। कितना होता है? 4। छ, त्र, ज्ञान और स्रा। क्या बोलेंगे बाबू? स्रा। तो छा को बनने के लिए हमको किस किस व्यंजन की जरूरत पड़ता है? तो आधा का या हलंत का हो गया, सा हो गया, आप प्लस आपके क्या बनेगा? छा। छा से कोई हमको वर्ड बनाने के लिए जैसे रक्षक हो गया ना, अच्छक हो गया, क्षमा हो गया, ये सब इत्यादि बन सकता है। उसी प्रकार आता त्र से, तो आधा ता, आधा रा, प्लस क्या हो गया? आ, तो क्या बनेगा? त्र। क्या बनेगा? त्र। तो त्र से कौन सी शब्द बन सकता है? त्रिकोण। क्या बनेगा? त्रिकोण। ठीक है ना। आइए फिर आता ज्ञान, तो आता जा, इया, प्लस कितना हो गया? आ, तो क्या हो गया? गा, ज्ञान। तो इससे क्या बनेगा बाबू? ज्ञान। सॉरी, ज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया। छा का तीसरा के भी होता है, आधा सा, तलविसा, आधा रा, प्लस आ, यानी क्या बन गया? श्रवण। श्रीमती, श्रवण होता है ना, इत्यादि आपको बन सकता है। तो ये था कुछ बाबू संयुक्त व्यंजन था। क्या था बाबू? संयुक्त व्यंजन था। अब होता है द्विगुण व्यंजन। क्या होता है? द्विगुण व्यंजन। ठीक है ना, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन वह है कि जो ढा एवं डा, क्या? ढा एवं डा, ये क्या है? द्विगुण व्यंजन है। क्या ना? द्विगुण व्यंजन है। ये व्यंजन ढा एवं डा के नीचे, ढा एवं डा के नीचे बिंदु, कौन सी बाबू? बिंदु लगाने से बनते हैं। क्या चीज बनते हैं? लगाने से बनते हैं, उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे पढ़ना, ढा के नीचे है, लड़का, ड़ा के नीचे है, ककड़ी, ड़ा के नीचे है, मकड़ी, ड़ा के नीचे है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे? द्विगुण व्यंजन। वास्तव में चलिए ना, एक थोड़ा सा और हम लिख दिया क्या कि या अगर कुछ सिचुएशन में ऐसा रहता है कि जैसे जब शब्द में एक ही वर्ण में
दो बार मिलकर बनता है। कितने बार मिलकर बनता है बाबू? दो बार मिलकर बनता है, प्रयुक्त होता है, तब उसे द्वितत्व क्या बोलते हैं? द्वितत्व व्यंजन कहते हैं। जैसे बाबू होता है बिल्ली, नहीं दो बार अति हो रहा है, ला आधा ला पूरा ला, बिल्ली, दिल्ली, पक्का, मक्का, दुनिया दस्तान, जो भी मतलब इससे वर्ड बनेगा इसको क्या हम लोग बोलेंगे? द्विगुण व्यंजन। किसके अंतर्गत आ जाता है? देखते हैं कुछ नियम क्या कि पहला बोल रहा है क्या? व्यंजन गुच्छ। क्या बोल रहे हो? व्यंजन ना बाबू गुच्छ, ठीक है ना? तो व्यंजन गुच्छ क्या है? तो व्यंजन गुच्छ वह है जो दो तीन व्यंजनों लगता हो और उसके बीच में कोई स्वर ना हो, उसको बीच में कोई स्वर ना हो तो उसे व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे कि पट्टी, क्या बोलते हैं? पट्टी। क्या बोलते हैं? पट्टी। तो लिखेंगे आधा पा, यानी पा के मतलब हलंत लगल है, प्लस आ प्लस टा, फिर प्लस आधा टा, फिर प्लस ई। तो इसमें जो गोल घिरल है इसमें कोई स्वर नहीं आएगा। क्या कोई स्वर आएगा? नहीं। इस सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे? पट्टी। अच्छा, क्या बोलेंगे? अच्छा, बच्चा, लट्टू, जो भी मतलब डबल डबल टर्म लगा रहता है उस सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन गुच्छ कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? व्यंजन गुच्छ। आप लोग से पूछा जाएगा कि अच्छा कौन सी व्यंजन है, तो व्यंजन गुच्छ। कौन सा है बाबू? व्यंजन गुच्छ। ठीक है, तो एक होता है अनुस्वार होता है और होता है एक पंचमाछा। क्या होता है? पंचमाछा। आइए हम लोग देखते हैं पंचमाछा क्या होता है। तो आंगा बोल सकते हैं, आंगा के अंदर हलंत भी लगा सकते हैं, इया, वर्गिना, ना और मा, सब में आधा हलंत लगा है, ठीक है ना? हंत लगा है। ये नासिक व्यंजन है। क्या है बाबू? नासिक व्यंजन है। इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर भी कहते हैं। जब आपने वर्ग को व्यंजन हलंत के रूप में, हल के रूप में जोड़ते हैं, यानी आधा जो बोलते हैं, आधा का या आधा या रब उससे बोलते हैं, हल के रूप में जोड़ते हैं, तो उसे अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार यानी कि बिंदु, चंद्र बिंदु के रूप में क्या होता है? चंद्र यानी अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। क्या हो जाता है वो? बदल जाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं का वर्ग के लिए क्या लिखते हैं? का वर्ग। अंगा को हम लोग क्या करते हैं? अंगा के लिए करते हैं, ठीक है? तो आंगा उसका नीचे का, यानी कि आ आधा का और आंगा और आधा क्या होता है? का। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आंगा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अंक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अंक पढ़ेंगे। अब लिखा था क्या? पा आधा आंगा या जो भी डा बोलना है, ढा ऊ और खा। तो इस सिचुएशन में ई जो होता है साइलेंट यानी छिप जाता है और इसका क्या में आ जाता है? ना, यानी कि चंद्र बिंदु के रूप में आ जाता है। कहां जाता है? पांग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पांग। उसी प्रकार पढ़ेंगे अंग पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे जंग। आइए देखिए, जब इया क्या जब आती आता है तो इया क्या हो जाता है? बदल जाता है और बदलने के रूप में ना के रूप में आ जाता है। तो पा आधा इया आधा पूरा इया, यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे? पंच। क्या पढ़ेंगे? पंच। ये पा आधा इया और छी क्या पढ़ेंगे? पांची। क्या पढ़ेंगे? पांची। झा आधा इया झाटा क्या पढ़ेंगे? इसको झंझा। क्या पढ़ेंगे? झंझा। यानी कि आधा जो ई जो इया जो रहा है वो बदल जाता है कुछ में, आधा नाम यानी ऊपर नाम में बिंदु बदल जाता है, इया में आ जाता है। घा और चलो भाई टी कर देता है। क्या करते हैं? टी। तो घा आधा टवर्गिना और टी तो क्या हो जाएगा? घंटी। क्या हो जाएगा? घंटी। घा और आधा ना और ठा घंट कुछ होगा? कंठ। सॉरी कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। ढा और ना और ढा कुछ होगा? दंड। क्या होगा? दंड। क्या हो जाएगा? दंड। क्या कहला जाएगा बाबू? दंड कहला जाएगा। ना और देखिए पा आधा ना ता पंत। क्या हो जाएगा? पंत। तो इसका कुछ क्या था? उदाहरण था बाबू। क्या था? उदाहरण था। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे? अनुस्वार का कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुस्वार या पंचमाक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? पंचमाक्षर। तो ठीक है, आप लोग के समझ में आया तो छापिए और नहीं समझ में तो पुनः